रोशनी ने जिस साल एमए की परीक्षा पास की थी, उसी साल उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। लड़का देखते देखते मुकेश नाम का एक लड़का मिला जो इंटर कॉलेज मेरठ में अंग्रेजी पढ़ाता है। वे दो भाई हैं और उनके पास लगभग 15 एकड़ जमीन भी है, जिस पर मुकेश का बड़ा भाई नरेश खेती करता है। मुकेश के घर वालों ने रोशनी को देखते ही शादी के लिए हाँ कह दी और शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। उनकी बात को सुनकर रोशनी की मां ने कहा कि बहन जी, अभी लड़के ने तो लड़की देखी ही नहीं है, उन्हें भी लड़की दिखा दी जाए। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को ही एक साथ गुजारनी है ना। इस पर मुकेश की मां ने झट से जवाब दिया, हमारा मुकेश बहुत सीधा और संकोची स्वभाव का शर्मीला लड़का है। हमने उससे लड़की देखने के लिए कहा, लेकिन बार बार कहने पर भी उसने हर बार यही कहा कि आप लोग ही पहले लड़की देख लीजिए, जो भी लड़की आपको पसंद होगी वही मुझे भी पसंद होगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग मुकेश की तारीफ करने लगे। केवल रोशनी ही मन मसोस कर रह गई। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या केवल लड़के को ही हक है कि वो अपना जीवन साथी पसंद करे, लड़की को इसका हक क्यों नहीं है? उसे इतना भी हक नहीं है कि उसे जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है उसे शादी से पहले एक झलक कम से कम देख तो ले। शादी की तारीख तय होने के साथ ही परिवार में त्योहार जैसा माहौल बन गया और देखते ही देखते बारात रोशनी के दरवाजे पर आ गई। रोशनी की सखी सहेलियां उसे सजा धजा कर जयमाला के लिए सजाए गए मंच की ओर लेकर पहुंची। रोशनी हाथों में वरमाला लिए सहेलियों के साथ जब मंच पर पहुंची तो दूल्हे पर नजर पड़ते ही वह सन्न रह गई। हड्डियों का ढांचा सिर पर मोर धरे उसके सामने खड़ा था। रोशनी का चेहरा अपने दूल्हे को देखकर उतर गया। उसकी इच्छा हुई कि वह जयमाला को तोड़कर फेंक दे और वहां से भाग जाए। खैर, कैसे कैसे सपने देखे थे उसने अपने जीवन साथी के बारे में, और यह कैसा दूल्हा मिला है। रोशनी ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ कसकर दबा दिया। उसकी चेतना वापस लौटी और उसने बिना मन से मुकेश के गले में जयमाला डाल दी। वर को देखकर हर कोई उस पर टीका टिप्पणी कर रहा था। उनकी बात सुनकर कुछ जिम्मेदार औरतों ने हालात को संभालते हुए कहा, अरे कुछ लोगों की सेहत शादी के बाद सुधर जाती है। जब पत्नी के हाथ का गर्मा गर्म भोजन खाएगा तो उसकी सेहत अपने आप सुधर जाएगी। शादी के बाद रोशनी जब पहली बार अपने ससुराल में पहुंची तो घर की अच्छी हालत देखकर उसे कुछ तसल्ली सी हुई। ससुराल में उसके रूप रंग की खूब तारीफ हुई। उसकी ननंद और जेठानी ने उसकी सुहागरात के लिए फूलों की सेज तैयार करवाई और रात के 9:30 बजे वे दोनों रोशनी के साथ हंसी मजाक करते हुए उसे उसके कमरे में छोड़ आई। रात लगभग 10 बजे मुकेश ने अपने कमरे में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुकेश ने उसका घूंघट उठाया तो रोशनी का खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मुकेश देर तक रोशनी का माथा चूमता रहा और उससे जी भर के प्यार करने लगा। जब मुकेश उसे पहली बार मिला तो वो 1 मिनट भी नहीं टिक सका। इसके बाद वह तुरंत अंदर ही अंदर पस्त हो गया। बेचारी रोशनी यह सब देखकर परेशान हो गई। रोशनी 5 दिन तक ससुराल में रही और हर रात उसे ऐसे ही दुखदाई हालात से गुजरना पड़ा। रोशनी जब अपने मायके पहुंची तो अपनी माँ और भाभी के गले लगकर खूब रोई। उसकी भाभी बार बार रोशनी से उसके रोने की वजह पूछने लगी तो रोशनी ने भाभी को सारी बात बता दी। 2 महीने बाद मुकेश अपने बड़े भाई नरेश के साथ ससुराल गया और रोशनी को विदा कराकर ले आया। घर में पर्दा प्रथा होने के चलते भयंकर गर्मी में भी रोशनी को मुकेश के साथ बंद कमरे में ही सोना पड़ता था। उसके कमरे के आगे बने बरामदे में उसके जेठ और जेठानी जी सोते थे और उसके सास और ससुर छत पर सोते थे। एक रात जब मुकेश अपनी कमजोरी के कारण
1 मिनट में ही पस्त होकर खराटे भर रहा था और रोशनी दुखदाई आग में जलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी। तभी बरामदे में कुछ हलचल सी होने की आवाज उसे सुनाई दी। ये आवाज तकरीबन 15-20 मिनट तक उसके कानों में गूंजती रही, उसकी तड़प को बढ़ाती रही। अगले दिन फुर्सत के पलों में रोशनी ने अपनी जेठानी को बातों ही बातों में ये आभास करा दिया कि कल रात जब वह जेठ जी के साथ बरामदे में सो रही थी तो तब वह जाग रही थी। रोशनी की जेठानी ये सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। फिर सफाई देते हुए बोली, अरे क्या करूं, रात में भोजन करने के बाद उन्हें होश ही नहीं रहता। तुम्हारे जेठ जी मेरे शरीर को तो रुई की तरह समझते हैं। उस समय उनके शरीर में बिजली जैसी फुर्ती दौड़ती है। देर तक जागने के कारण सुबह टाइम से आंखें भी नहीं खुल पाती है, जिससे सुबह घर का काम निपटाने में भी बहुत मुश्किल हो जाती है। जेठानी की बात सुनकर रोशनी का मन हुआ कि वो अपनी छाती पीट ले, मगर उसने हंसकर कहा, तुम जेठ जी को मनमानी करने दो, घर का सारा काम मैं खुद संभाल लूंगी। इस चर्चा का नतीजा आखिरकार यह हुआ कि उस रात रोशनी की जेठानी बरामदे में ना लेटकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात में जब उसके जेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि वहां क्यों गर्मी में पसड़ रही हो, यहाँ बरामदे में ठंडी हवा में क्यों नहीं लेटती, जेठानी ने कमरे से ही जवाब दिया कि आज मैं अपने कमरे में ही लेटूंगी, तुम्हें वहां लेटना हो तो लेटो। रोशनी अपने कमरे में लेटी दोनों की बातचीत सुन रही थी। मुकेश रोशनी को कुछ क्षणों में अपनी मर्दानगी दिखाकर हाँफता हुआ एक तरफ को लुढ़क गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया, मगर रोशनी को आधी रात तक नींद नहीं आई। इस बीच वह अपने कमरे से बाहर निकली। बरामदे में उसके जेठ खर्राटे भर रहे थे। जब वह बाथरूम से वापस लौटी तो जेठ की चारपाई के पास आकर उसके पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण रुककर पूरे घर का जायजा लिया। पूरे घर में घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे इत्मीनान हो गया कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। वह बड़ी हिम्मत करके नरेश की चारपाई पर उससे चिपक कर लेट गई। नशे में चूर नरेश की नींद जल्दी ही खुल गई और उसने रोशनी को दबोचकर आपसी मेल बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही रोशनी की झिझक दूर हो गई और वह भी नरेश का साथ देने लगी। दोनों के संतुष्ट होने के बाद जब नरेश की नजर अचानक से रोशनी के चेहरे पर पड़ी तो वह अचानक से बोला, अरे रोशनी तुम। तभी अचानक रोशनी ने नरेश के मुंह पर हाथ रखकर कहा, आपने एक नेक और पुण्य काम किया है, क्योंकि आपके भाई तो किसी लायक है नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे आपके ही पास आना पड़ा। रोशनी चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। इसके बाद से तो वह हर दूसरे तीसरे दिन रात को उठकर नरेश के पास आकर सोने लगी। नरेश ने 2-3 बार तो संकोच का अनुभव किया, मगर फिर वह भी हर रात को रोशनी का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसकी अपनी पत्नी तो बच्चे पालने में ही परेशान रहती थी। फिर उम्र के साथ ही उसकी नरेश के साथ नजदीकियां भी कम होती जा रही थी। सर्दियों में रोशनी ने नरेश से नींद की गोलियां मंगवा ली और रोजाना खाने में नींद की गोलियां डालकर अपने पति मुकेश और अपनी जेठानी को देने लगी। नरेश तो दिन भर चौपाल में पड़ा सोता रहता और रात में मुकेश के सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाता और रोशनी के साथ रंग रलियां मनाता। मगर एक रात नरेश की मां जब आंगन में शौचालय जा रही थी, तभी नरेश को रोशनी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। वे दबे पैर रोशनी के कमरे में गई तो वहां जाकर देखा कि मुकेश खर्राटे भर रहा था। उन्होंने रोशनी को बाल पकड़कर उठाया और बोली, अरे कुलच्छिणी, वर्जित फल खाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? रोशनी अपनी चोरी पकड़े जाने पर पहले तो शक पकाई और घबरा गई, मगर फिर संभल कर बोली, अम्मा जी, भूख पर एक सीमा तक ही काबू रखा जा सकता है। वर्जित फल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि मैं अपनी मजबूरी में खाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बेटे को तो औरत की जरूरत ही नहीं है। मैं उनके सहारे नहीं रह सकूंगी। उन दोनों की बातचीत सुनकर मुकेश भी जाग गया था। उसे अपनी कमजोरी का एहसास तो था ही, इसलिए वो चुपचाप से सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जब इस घटना का रोशनी की जेठानी विमला को पता चला
तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और अपने पति नरेश को खूब भला बुरा कहा। उधर नरेश अपनी पत्नी और माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है। रोशनी ही मेरे पास आई थी और मुझे अंधेरे में पता नहीं चला था कि यह रोशनी है। मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। लेकिन नरेश की पत्नी नहीं मानी और वह अपने बच्चों को लेकर अपने मायके में चली गई। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह नरेश को तलाक देकर ही रहेगी। साथियों, अब आप बताइएगा कि इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, रोशनी की या उसके जेठ नरेश की, या फिर रोशनी के पति मुकेश की, जिसने अपनी कमजोरी को हमेशा छुपा कर रखा। और यदि किसी के साथ ऐसी परिस्थिति बनती भी है तो आपके अनुसार इंसान को क्या करना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।